ये भारत न रुकता है, ये भारत न थकता है, ये भारत न हाँफता है और न ही ये भारत हारता है। तीन बुराइयों से लड़ना बहुत समय की मांग है। भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण। आने वाले 5 साल में मोदी का गारंटी है, देश पहले 3 वैश्विक इकोनॉमी में अपना जगह ले लेगा। 2047 में दुनिया में भारत का तिरंगा झंडा विकसित भारत का तिरंगा झंडा होना चाहिए। चुनो चुनौती सीना तान, जग में बढ़ाओ देश का नाम। अगली बार 15 अगस्त को इसी लाल किले से मैं आपको देश की उपलब्धियां, गौरवगान, उससे भी अधिक आत्मविश्वास के सामने आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है और भारत 24 इस वक्त आप देख रहे हैं। एक बहुत ही खास मेहमान भारत 24 पर आज एक खास दिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वतंत्रता दिवस, 77वां स्वतंत्रता दिवस, और हरदीप सिंह पुरी साहब जो कि कैबिनेट मिनिस्टर है हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस की जिम्मेदारी भी इन्हीं के कंधों पर है। बहुत बहुत स्वागत है हरदीप जी आपका। स्वतंत्रता दिवस की सबसे पहले तो खूब सारी शुभकामनाएं आपको। रूबिका जी धन्यवाद, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपके माध्यम से आपके दर्शकों को भी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। मंत्री जी, पहला सवाल यही है कि आज आपने भी वहां मौजूद रहकर 90 मिनट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण सुना होगा। उस भाषण में हरदीप जी के लिए क्या खास था? मैं कैबिनेट मंत्री के लिहाज से नहीं, एक सिटीजन के लिहाज से, और आपने तो विदेश नीतियों की बारीकी को भी बहुत अच्छे से परखा समझा है, उस लिहाज से आपसे पूछ रही हूं, ये भाषण कैसा था? देखिए, मेरे लिए पर्सनली, मैं अपने आप को अपने जो मंत्रिमंडल की मेरी पर्सनालिटी उससे बिल्कुल तो अलग नहीं कर सकता, बट एज अ प्राउड इंडियन, एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, मेरे लिए बहुत ही गर्व और बहुत ही खुशी की बात की कि माननीय प्रधानमंत्री का जो मैसेज था, इट वाज फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, होप और एक डिटर्मिनेशन। जब वो कहते हैं कि हम 2 करोड़ अपनी बहनों को लखपति बना देंगे, 2 करोड़, अच्छा वेरी बिग नंबर। जब वो कहते हैं कि हम जन औषधि केंद्र जो अभी 10,000 है उनको हम 25,000 के नंबर तक ले जाएंगे। जब वो कहते हैं कि हम अपनी जो हमारे बहन भाई है जो अफोर्डेबल हाउसिंग में लोन में अप्लाई कर सकते हैं, हम उनको इंटरेस्ट सबवेंशन के माध्यम से उनकी सहायता करेंगे। दैट इज मी एज एन ऑर्डिनरी सिटीजन, बट देयर इज अ लार्जर पिक्चर। देखिए, मैंने यू बीन वेरी काइंड, मैं 39 इयर्स विदेश मंत्रालय में, आई वॉज अ डिप्लोमैट, और मुझे याद है वो 1989 राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे, 9th नॉन अलाइंड समिट थी। उस समय भारत क्या कर रहा था? बाकी डेवलपिंग कंट्रीज के साथ जुड़ के हमने एक ग्रुप बनाने की कोशिश की जिसका ऑब्जेक्टिव था कि हम विकसित देशों से बात करेंगे। और उस देश में युगोस्लाविया था, उस देश में इजिप्ट था, वेनेजुएला था, ब्राजील था, इंडिया था, और हमने क्या किया? हमने सिर्फ विकसित देशों से बात की। आज माननीय प्रधानमंत्री जी G20 की अध्यक्षता कर रहे हैं। G20 में विकसित देश है। आज प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि हम 2047 तक, ये उनका संकल्प है, हम एक विकसित देश बनेंगे। और मेरे जैसे
ऑर्डिनरी सिटीजन ये कह रहे हैं कि आपको 2047 तक इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कि उससे पहले बन जाएंगे। एक अर्नेस्ट एंड यंग एक ग्रुप है, उन्होंने कहा था, अभी थोड़ी देर पहले मैंने स्टेटमेंट पढ़ी उनकी स्टडी, 2040 तक हमारी अर्थव्यवस्था जो है, आवर इकोनॉमी विल बी $26 ट्रिलियन, विच इज मोर देन द अमेरिकन इकोनॉमी टुडे। तो दिस इज दैट कॉन्फिडेंस। ये ऑपोजिशन वाले जो हमारे मित्र लोग हैं, ये कह रहे हैं ये कुछ घमंड है या ओवर कॉन्फिडेंस है, ये बकवास की बात है। मोटी बात ये है कि पिछले 9 साल में जो प्रधानमंत्री जी ने कहा वो कर दिखाया, और उसके बेसिस पे उनको कॉन्फिडेंस है कि आगे वाले समय में भी हमारी अर्थव्यवस्था 6-6.5% पे बढ़ेगी, और जब बढ़ेगी तो आप विश्व भर में सबसे बड़ी 3 अर्थव्यवस्थाओं में होंगे वो। और ये पिछले 3 जो उनका पब्लिक अपीयरेंस था, मंडपम, वहां पर मैं मौजूद थी, मैंने ये पहली बार उनके मुख से सुना। उसके बाद उन्होंने एक और इसी तरह के इवेंट में यही बात दोहराई थी, और आज लाल किले की प्राचीर से इस बात का ऐलान कर दिया। आपने 1989 का सर जिक्र किया है। विपक्ष यही तो कहता है कि हमने आपके लिए फसल तैयार की, आप उस फसल को काट रहे हैं और कुछ खास नहीं कर रहे हैं। अगर राजीव गांधी विकसित मुल्कों से बात करने का वो सपना ना देखते तो आज विकसित मुल्कों से आप बराबरी ना कर रहे होते। इसका क्या जवाब देंगे? देखिए, पहली बात तो मैंने नहीं सुना कि किसी ने ये कहा है कि जो आज माननीय प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं उसकी नींव 1989 में राजीव गांधी ने डाली थी। नहीं, 89 में नहीं पहली सर, बार वो तो कहते हैं नेहरू, इंदिरा, इन लोगों ने किया था। 89 बात के बाद नहीं, देखिए ऐसा है, मैं ट्रेंड सिविल सर्वेंट रहा हूं, मैं कभी भी किसी की निंदा नहीं करूंगा, ना राहुल जी की, ना इंदिरा जी की, या ना पंडित जी की। पर हम ये देखिए कि वो इट वॉज अ वेरी डिफरेंट सिचुएशन, ठीक है। अब आपने जो किया, देश कहां तक पहुंचा। अब ये देखिए जो 9 साल में कार्य हुआ है और पिछले 70 साल में कार्य, उसको कंपेयर करिए, उसको भी छोड़िए। आप पिछले 10 साल जो थे इनके 2004 के 14 तक, ठीक है, उसको कंपेयर करिए हमारे 9 साल से, और किसी भी फील्ड में कंपेयर कर लीजिए आप। मैं जहां पे विकास जो है विच कैन बी मेजर्ड एम्पिरिकली विद स्टैटिस्टिक्स, मैं आपको बता दूं, अपने अर्बन सेक्टर 2004 और 14 में हमारा जो अर्बन सेक्टर है उसमें कंबाइंड स्पेंडिंग उस समय 1,57,000 करोड़ थी। हाँ। हमारे 9 साल में मोदी जी ने जब से दायित्व संभाला वो 1,57,000 करोड़ की जगह 18 लाख करोड़ के अधिक पहुंच गया। तो इसलिए मैं हर एक जगह कंपैरिजन दे सकता हूं। विपक्ष का काम है विरोध करना, आई कंसीड दैट, और मैं समझता कुछ बातें अगर देखिए, वी नीड एन ऑपोजिशन, बट वी नीड अ हेल्दी ऑपोजिशन। ये नहीं जो शूट एंड स्कूट पॉलिटिक्स करे। हम आप बात करना चाहते हैं किसी विषय पे तो पार्लियामेंट को चलने दीजिए, आप सरकार को घेरने की कोशिश कीजिए पार्लियामेंट में, बट पार्लियामेंट को चलने नहीं देते, और वो बाहर जो बापूजी का स्टैचू है बाहर, वहां पे गर्मी में बैठ जाते हैं, और दे आर ट्राइंग टू रीच, दे आर नॉट एबल टू। देखिए, अगर आप डेमोक्रेटिक डिस्कोर्स में भागीदार है, आप हिस्सा लेना चाहते हैं, देन यू आर अ स्टेक होल्डर, यू शुड मेक दैट सिस्टम रन। सो द होल कंट्री इज सेलिब्रेटिंग, ये ऑपोजिशन इज कन्फाइनिंग इटसेल्फ टू नेगेटिव पॉलिटिक्स। आपने हरदीप जी, खड़गे जी आए नहीं सुबह, हाँ, क्यों नहीं आए किसी ने? हाँ, पहले आप अपनी बात फिनिश कर लीजिए, क्योंकि मैं उसी तरफ आ रही थी कि आज खड़गे जी नहीं आए। उन्होंने ये कहा कि वो आ जाते तो वो फंस जाते वहां पर, उनकी आंखों में भी तकलीफ थी, वो इतनी धूप बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, और अगर वो वहां आ जाते तो फिर अपने कांग्रेस दफ्तर में तिरंगा नहीं फहरा पाते। पवन खेड़ा जी ने तो बाकायदा एक पूरा लेख लिख दिया है। देखिए, पवन खेड़ा जी लेखक हैं, उन्होंने लेख लिख दिया, मैंने पढ़ा नहीं, और मैं कोई पढ़ने की मेरी कोई खास इच्छा भी नहीं है। पर मैं आपको एक चीज बताता हूं, खड़गे जी लाल किला आ सकते थे, अगर उनकी आंखों में तकलीफ है तो पता नहीं वो आंखों की तकलीफ के बावजूद वो अपने पारिवारिक कंट्रोल वाले फंक्शन में चले गए, ये इसका जवाब उनको देना होगा। बट अगर देश के जो ऑपोजिशन का नेता रेड फोर्ट नहीं आ सकता,
तो सवाल उठता है कि नेशनल प्राइड में और नेशन फर्स्ट में वो आर दे बिलीवर्स इन इट और नॉट, पहली बात। दूसरी बात, मैं समझता हूं कि टाइमिंग ऑफ अ फंक्शन, आज के दिन हमारे में से कई लोग, मैं तो बहुत छोटा एक बीजेपी का कार्यकर्ता हूं, कई लोगों ने अपने घर में फ्लैग होइस्टिंग की है और जगह भी की है और पार्टी में भी की है। हमारे पार्टी के अध्यक्ष का मैंने देखा, वो हमारे राष्ट्रीय जो हमारे कार्यालय है वहां पे किया है। तो ये तो कोई आर्ग्यूमेंट बनता नहीं। अगर उनकी आंख में कोई तकलीफ थी, देन आई थिंक वी नीड टू सी एन आई डॉक्टर एंड आई कुड रिकमेंड सम ट्रीटमेंट और अ गुड आई डॉक्टर ऑल्सो। अच्छा हरदीप जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपने कहा ये डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ की और आप बात कर रहे थे, आज एक अच्छा मैसेज कांग्रेस की तरफ से नहीं गया। मैं आपकी बातों से ये समझ पा रही हूँ कि डेमोक्रेसी में अगर सेंस ऑफ प्राइड लाना है तो सबको, चाहे वो कोई भी आइडियोलॉजी से ताल्लुक़ रखता हो, उसे वहाँ लाल किले पर मौजूद रहना था क्योंकि तिरंगे के नीचे सारे थे। लेकिन आज पीएम ने उसी लाल किले की प्राचीर से मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी बताया हिंदुस्तान को। इसी पर बार बार कांग्रेस की तरफ से तंज कसा जाता है कि आपने डेमोक्रेसी की हत्या कर दी है। क्या जवाब देंगे? इंडिया इज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, इसमें शक की क्या बात है। इंडिया इज बोथ द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। देखिए, मैं तो आई एम अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री और आपको पता है 5th 6th सेंचुरी BC वैशाली में हमारी रिपब्लिक्स थे। तो आप, वी आर अ मदर ऑफ डेमोक्रेसी। इसमें सम अदर हिस्टोरियन में से नहीं, आपके यहाँ से डेमोक्रेसी आने से पहले हमारे यहाँ भी थी, वो डिबेट हो सकता है। बट द फैक्ट दैट वी आर वन ऑफ द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसीज, वी आर द मदर ऑफ डेमोक्रेसीज एंड वी आर द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, इट गोज विदाउट सेइंग। दूसरा, आप किसको मेजर कर रहे हैं? एक कंट्री एज लार्ज एंड डाइवर्स एज आर्स is able to settle differences through political negotiations, through elections। देखिए, हमारे यहां जब चुनाव होते हैं, आप टर्नआउट देखिए। मैं चाहूंगा कि जब हम विकसित देश बन जाएं तो तब भी हमारा टर्नआउट, जो वोटर टर्नआउट है, 60% से ऊपर हो, क्योंकि कहा जाता है कि जैसे ही देश विकसित बनता है तो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन लेवल गोज डाउन। मैं नहीं मानता, हमारे यहां में विशेषता है, बिकॉज you've had grassroots level democracy in India। दूसरा, अगर आप डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन में प्राइड रखते हो तो यह संभव है that you should be contributing to the success of those democratic processes। पर ये तो बड़ा अजीब इनका सिस्टम है। कभी कभी जब ये when they get routed in the polls, they turn around and say कि वो क्या कहते हैं, वो ATMs काम नहीं कर रही। अच्छा, जब वो जीत जाते हैं तो फिर ATM नहीं, EVM, सॉरी EVM, पॉलिटिक्स को ये कभी ATM यूज करते हो अलग से, दैट इज स्लिप ऑफ द टंग। बट EVM इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन काम नहीं करती, या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन गड़बड़ कर गई, इसलिए हार गए। और कभी कभी मैं इनको याद दिलवाता हूं। देखिए, मैंने अपनी जब दूसरी किताब लिखी थी तो मैंने कहा था कि भारत में 2019 के चुनाव में हमारी एकदम क्लियर मेजॉरिटी आएगी एंड वी विल क्रॉस 300। तो उस समय मेरे पब्लिशर ने कहा था, सर आप तो कह रहे हैं ये होगा, पर अभी राजस्थान और मध्य प्रदेश जहां पे चुनाव हुए हैं वहां पे तो कांग्रेस हैज डन वेल। तो मैंने पब्लिशर को रिक्वेस्ट किया, आप मेरे को एक्सटेंडेड इंट्रोडक्शन लिखने दीजिए, एंड दिस इज ऑल पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड। मैंने एक्सटेंडेड इंट्रोडक्शन लिखी जिसमें मैंने प्रिडिक्ट किया दैट इन स्पाइट ऑफ व्हाट हैपेंड इन द स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट इलेक्शन, नेशनल इलेक्शन में बीजेपी बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस बिटवीन 2014 और 2019 तक बीजेपी 300 क्रॉस करेगी। अच्छा, देखिए, ये लोग मुद्दों पे उतर नहीं रहे हैं। चूंकि आपने किताब लिखी थी तो मैं ये मौका नहीं छोड़ना चाहती हूँ। आपने कहा 2014 का भी आपने आकलन कर लिया था, 2019 का भी, 2024 का क्या आकलन है हरदीप पुरी का? जो हमारा 2019 का आंकड़ा था 303, उससे 10% एक्स्ट्रा, एटलीस्ट 10% ज्यादा। आप ये कह रहे हैं एंटी इनकम्बेंसी काम ही नहीं करेगी? जी, मैं ये कह रहा हूं एंटी इनकम्बेंसी नहीं, ये प्रो इनकम्बेंसी होगी। और इसलिए होगी क्योंकि जो आंकड़े मोदी जी के काम के हैं जो आगे रखे जाएंगे उस पे आएगा।
हरदीप जी, लेकिन ये तो इंडिया ब्लॉक जो अभी उभर कर आया है, INDIA, वो कह रहे हैं हर राज्य में वो इतनी मजबूती से लड़ने वाले हैं और इकट्ठा होकर लड़ने वाले हैं। वोट वो बटने नहीं देंगे, लेकिन इस एकजुट होते वोट से वो आपको हराएंगे। देखिए, ऐसा है, मैं उनको अपनी इस शुभ अवसर पर शुभकामनाएं देता हूं। मैं उनको ये कहता हूं, पहले आप आपस में ये तय कर ले कि आपके जो प्लेटफॉर्म है वो क्या है। देखिए, अगर तो कॉमन प्लेटफॉर्म आप बना सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो एक प्लेटफॉर्म तो है, वो सब सत्ता में आना चाहते हैं और वो सब, उनमें से सबके जो नेता लोग हैं प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। अभी वेस्ट बंगाल की माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने तो अपने पोस्टर लगाने शुरू कर दिए, ममता दीदी फॉर PM। दूसरे कई और इनमें से उम्मीदवार ये हैं, पहले उसका वो तय कर लें। दूसरा, इसको आप जैसे भी डिस्क्राइब कीजिए, अपॉर्चुनिस्टिक अलायंस, मैरिज ऑफ कन्वीनियंस, ये आप तय कर लीजिए। पर जब हम इलेक्टरल प्रोसेस में आएंगे तो ये क्या TMC वेस्ट बंगाल में चुनाव कांग्रेस के साथ लड़ेगी और CPM के साथ लड़ेगी, या वहां पे उनका विरोध होगा और किसी और स्टेट में वो उनके अलाइज होंगे। जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी है, वो आम आदमी पार्टी, ये कांग्रेस, ये आम आदमी पार्टी की पैदाश कहां से हुई थी? अन्ना हजारे जी का एक भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन था, वहां पे अरविंद केजरीवाल जी भी उसमें पार्टिसिपेंट थे। और आज जिसके खिलाफ आपने भ्रष्टाचार का आंदोलन लड़ा, आप उनके साथ मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे। अभी तो फॉल्ट लाइंस दिखेंगी आने वाले हफ्तों और महीनों में। तो हरदीप जी, आप ये कह रहे हैं कि 2024 तक ये इकट्ठा होते हुए या इकट्ठा रहते हुए नहीं नजर आ रहे आपको? और अगर नजर आ भी रहे हैं कि चलिए आप कह रहे हैं ये वो मैरिज है जो कन्वीनियंस की है, तो PM मोदी वर्सेस हु, आपको इनमें से कौन सा वो सबसे मजबूत चेहरा दिखाई दे रहा है? देखिए, मेरे को इसके बारे कोई प्रेडिक्शन करने की जरूरत नहीं है। हर एक जो पॉलिटिकल लीडर होते हैं, खास करके जिनका बहुत एक्सपीरियंस होते हैं, अब मैं किसके बारे क्या टिप्पणी करूं? मैं क्या कहूंगा नीतीश जी के बारे या माननीय शरद पवार जी के बारे? इट्स नॉट करेक्ट फॉर मी टू से। पहले इनको आपस में तय करना है कि इनमें से कौन कंफर्टेबल है एक दूसरे के साथ अलायंस करके। कई इनमें से लोग होंगे जो कंफर्टेबल नहीं होंगे, वो अपना दल बदलना चाहेंगे। इनमें से कई लोग हमारी तरफ भी आना चाहते हैं, पर हमारी तरफ आएंगे तो उनको हमारी आइडियोलॉजी, हमारा वर्क प्रोग्राम, मोदी जी का जो विकास ओरिएंटेड कार्यक्रम, उसको अपनाना पड़ेगा। हरदीप तो जी, आप एक बड़ी खबर दे रहे हैं। गेम हैज जस्ट बिगन। ये वो कौन लोग हैं जो आपकी तरफ आना चाहते हैं? ये किस तरफ आप इशारा कर रहे हैं? उत्तर की तरफ, तो दक्षिण की तरफ, पूरब की तरफ के पश्चिम की तरफ? देखिए, ऐसा है, ये पॉलिटिक्स की एक्साइटमेंट ही यही है। आप हमेशा अपने चांसेस इवैल्यूएट करते हैं, और हमारे यहाँ भी तो आप देख लीजिए 2019 से लेके अभी तक कितने बाकी राजनीतिक दलों से लोग हमारी तरफ आए हैं। पंजाब में देख लीजिए आप, बाकी महाराष्ट्र में देख लीजिए आप, बिहार में देख लीजिए, आए थे फिर चले गए। कुछ लोग आना चाहेंगे वापस, हम लेना आना चाहें वो दूसरी बात। ये तो ऑनगोइंग डायनामिक प्रोसेस है। क्योंकि आपने मेरा जो रुख है वो पंजाब की तरफ किया है, आप वहां से ताल्लुक भी रखते हैं। क्या अकाली दल के कोई चांसेस इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं कि वो NDA का साथी या NDA के गठबंधक के तौर पर नजर आए? अभी वो कहीं नहीं है, तटस्थ है। रूपिका जी, आपको मैं एक चीज कहना चाहूंगा, वो जो गठबंधन था हमारा अकालियों के साथ, वो बहुत हमें महंगा पड़ा। वहां पे असेंबली में 117 सीट है, हम तो सिर्फ 23 लड़ते थे, तो हमने तो अपनी राजनीतिक दुकान वहां बंद करवा ली इनके साथ, इनके गठबंधन से। तो अगर आप मेरी राय पूछेंगे, मुझे तो कोई प्रोस्पेक्ट लगता नहीं उसमें, क्योंकि अभी हमने जो जलंधर में मैं भी गया था इलेक्शन में देखा, अकाली दल तो अभी जो उनकी स्थिति थी उससे भी वो कमजोर स्थिति में है। तो हम क्यों उनके साथ अलायंस करना चाहे? हाँ, उनमें से कई लोग अगर हमारी तरफ आना चाहे और कमल के फूल पे चुनाव लड़ना चाहे, वो दूसरी बात है। पर हम तो वी आर गोइंग फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ, इंक्लूडिंग वी आर इंप्रूविंग इन पंजाब।
Why would we want to do an alliance with them? ये आपने क्लियर मैसेज यहाँ पर दे दिया है अकाली दल को। लेकिन हरदीप साहब, 2024 में कोई तो ऐसा चैलेंज होगा जो मोदी सरकार के सामने होगा, वरना कहा जा सकता है कि आप लोग उस चैलेंज को देखना नहीं चाहते हैं या आप ओवर कॉन्फिडेंट हैं। हम कॉन्फिडेंट तो बिल्कुल नहीं है। मुझे याद है माननीय प्रधानमंत्री जी एक पार्टी की गैदरिंग को एड्रेस कर रहे थे, वो ये कह रहे थे, देखिए जब आगे रास्ता साफ लगे ना तब भी गलती हो सकती है, इसलिए आप सावधान होके चलिए। मैं तो पूरा मानता हूं कि हमें ऑपोजिशन चाहिए और ऑपोजिशन होनी चाहिए सो दैट हम इंगेज कर पाएं, पर इनको पहले कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन का रूप इनको लेना होगा, तभी ये पॉलिटिकल प्रोसेस, डेमोक्रेटिक प्रोसेस में इसका फायदा उठा पाएंगे। हरदीप जी, राहुल गांधी दोबारा जब उनके वो जो रोक लग गई थी उनके एमपीशिप को ख़त्म करने के उस फैसले पर, जब वो दोबारा आए थे तो कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि एक नया वर्जन जो है वो राहुल गांधी का लॉन्च हो गया है। आपने भी वो भाषण सुना होगा, आप उस भाषण को कैसे देखते हैं, कैसे रेट करते हैं? और राहुल गांधी, ये पहला सवाल, और दूसरे में जोड़ देती हूँ, राहुल गांधी अब मोहब्बत की दुकान का एक बार फिर से आगाज करने वाले हैं। वो भारत जोड़ो यात्रा पर पूरब से लेकर पश्चिम तक निकलने वाले हैं और उन्होंने कहा है कि मैं जितना चलूंगा उतना आप लोगों के वोटों में गिरावट दर्ज होगी। हाँ, ये कई लोगों ने सजेस्ट किया कि राहुल गांधी जी रेव 2 या राहुल गांधी जी 2.0 is a more robust and formidable version of the earlier राहुल गांधी जी। जब वो पार्लियामेंट में बोले तो मैं बहुत दिलचस्पी से उनकी स्पीच सुन रहा था, तो मुझे लगा पहले 8-10 मिनट में तो इंजन स्टार्ट होने में थोड़ी देरी लगी, पता नहीं कुछ शायद मेरे को समझ नहीं आया, इसलिए मैं कभी किसी की निंदा नहीं करता और मैं कौन होता हूँ इतने बड़े लीडर की निंदा करूं, पर कुछ मेरे को समझ नहीं आया। उसके बाद जब शुरू हुआ तो कुछ मैंने ओवरऑल क्लियर नहीं है कि क्या पॉलिटिकल मैसेजिंग थी। आप एक नो कॉन्फिडेंस मोशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। नो कॉन्फिडेंस मोशन में मैं समझता हूं ऑपोजिशन की ये कोशिश होनी चाहिए कि बताए कि सरकार ने ये काम किए, ठीक नहीं किए, या ये काम करने चाहिए थे वो किए नहीं। वो उतर आए मोहब्बत की दुकान की वो करने, और फिर कुछ कहा है उन्होंने, कुछ जी फ्लाइंग किस क्या होता है वो, मैंने फ्लाइंग किस दिया, किसी ने बोला, किसी ने कुछ बोला। अब मैं थोड़ा सा रूबिका जी उस भाषण के बाद, मैंने 40 साल अपनी जिंदगी, 40 साल नहीं ज्यादा, मैं 39 इयर्स फॉरेन सर्विस में था, बीच में इंडिया में पोस्टेड था। मुझे इन चीजों में कोई वो मॉरल और वो नहीं है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। आपने फ्लाइंग किस की है या 2 इंडिविजुअल्स हग ईच अदर, इसको छोड़िए, पर मुझे समझ नहीं आया कि इसका पॉलिटिकल पर्पस क्या था। पहले दिन बताया गया कि आप आने वाले हैं और आप की दुकान, हरदीप जी, ये पॉलिटिकल मैसेजिंग थी। ओपनिंग बैट्समैन होंगे, नहीं तो पॉलिटिकल मैसेजिंग, ओपनिंग बैट्समैन तो पहले दिन आया, वो पहले दिन ही डिड नॉट शो अप। फिर वो हमारे यंग मिस्टर गोगोई, तरुण गौरव गोगोई जी गेव अ वेरी गुड, गौरव गेव अ गुड स्पीच। और मैंने सोचा फिर इनकी कोई स्ट्रैटेजी है कि गौरव गोगोई जी इस डिस्कशन को इस लेवल पे ले जाते हैं, उसके बाद राहुल जी आएंगे। उसमें तो डिस्कनेक्ट था टोटल, मुझे समझ नहीं आया। सो आई एम एट अ लॉस की पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी क्या है। मैं मान सकता हूं आप कहें कि हमें पार्लियामेंट में विश्वास नहीं है, वी विल नॉट। हर एक पिछले कितने सालों से मैं देखे जा रहा हूं, हर एक सेशन को ये डिसरप्ट करते हैं, और डिसरप्ट जब नहीं भी करते हैं तो पार्लियामेंट को बड़े लिमिटेड तरीके से उसको चलने देते हैं। तो इसमें उनका क्या बेनिफिट हो रहा है वो मुझे क्लियर नहीं है, और जब वो जनता के सामने जाएंगे उसमें क्या जवाब देंगे। मैंने तो राज्यसभा में जो दिल्ली बिल पे था, मैंने तो किया, मैंने कहा आप लोग बात ऐसे कर रहे हैं कि जैसे बीजेपी को आम आदमी पार्टी के साथ तकलीफ है। आप याद करिए 2014 जनवरी का इंसिडेंट, जब सोमनाथ भारती ने वो किया था, केजरीवाल जी ने दिल्ली धरना पे बैठे थे 36 घंटे, वो तो कांग्रेस सरकार के खिलाफ था। अब इनकी क्या मीटिंग ऑफ माइंड्स या
हार्ट या क्या इनकी आपस की वो कह रहे हैं वो मोहब्बत होगी या नहीं, कॉम्प्रिहेंशन ये के तो मेरे परे समझ ही नहीं आ रही है, आप political कॉम्प्रिहेंड term। नहीं कर पा रहे हैं और वो देश की जनता के सामने आप रख रहे हैं। लेकिन एक बार फिर से अभी जो लाल किले की प्राचीर से हाँ जी, मैं प्रधानमंत्री तो- नरेंद्र मोदी ने, हरदीप जी, बातें कही है। देखिए, मैं इसलिए क्योंकि लगभग 39 साल आपने हिंदुस्तान को सेवा दी है अलग अलग तरीके से, और इसीलिए और अलग अलग प्रधानमंत्रियों को भी उस प्राचीर पर भाषण देते हुए सुना है हरदीप जी। और इसीलिए मैं एक ऑनेस्ट आपसे एनालिसिस चाहती हूँ कि आज का जो भाषण था और पिछले पीएम्स के जो भाषण रहे हैं उसमें कोई फर्क हरदीप सिंह पुरी को नजर आया है, और अगर हाँ, व्हाट वाज इट सर? देखिए, पहली बात तो नो टू स्पीचेस बाय इवन द सेम प्राइम मिनिस्टर आर द सेम, बट कंपैरिजंस करने के लिए मैं आपको बताता हूं, ये आज माननीय प्रधानमंत्री जी का जो देश को उन्होंने संबोधित किया, ये एक सुई जनरस वन ऑफ ए काइंड स्पीच थी। इन्होंने हमारा ऐतिहासिक, हमारे जो हमारी यात्रा है उसको ट्रेस किया। इन्होंने ये कहा कि हमारे बीच में से कई हिस्टोरिकल मिस्टेक्स हुए, ओके, जिसके कारण जनरेशंस हैव हैड टू पे द प्राइस इन द टाइम्स टू कम। फिर उन्होंने ट्रेस करते करते 1947 तक पहुंचे, उसके बाद 2014 तक, और उन्होंने बड़े स्पष्ट तरीके से कहा कि जहां तक हम पहुंचे हैं, दिस इज ओनली द बिगिनिंग, हम इसके आगे जाके एक विकसित देश के रूप में हम आगे जा रहे हैं। पर उसमें उन्होंने हमारी ब्रॉड क्रॉस सेक्शन का, देखिए, उन्होंने आज महिला शब्द, ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि दिस विल मेक मोर इंपैक्ट ऑन यू, महिला शब्द 47 बार इस्तेमाल किया है। इस महिला सशक्तिकरण के अलावा आप देखिए उनकी पिछले 9 साल की जो भी केंद्रीय योजनाएं हैं, चाहे वो 13-14 करोड़ शौचालय बनाए, दैट हेल्प्स द डिग्निटी, सपोर्ट्स द डिग्निटी ऑफ द गर्ल चाइल्ड। उसके अलावा आपने प्रधानमंत्री आवास योजना में अगर 3 करोड़ आवास सैंक्शन किए हैं, उनका मलिकाना हक जो है वो हमारे बहनों के, हमारी बेटियों के नाम पे होगा, और को जॉइंटली। अगर किचन में, रसोई में आपने उनको केरोसिन और कोयले से या फायरवुड से मुक्ति दिलवाई है, 9 करोड़ 60 लाख सिलेंडर देने से, अगेन इट गोज टू द हार्ट। देखिए, मैं क्यों कह रहा हूं ये, दिस इज गुड गवर्नेंस, बट गुड गवर्नेंस में रूबिका जी गुड पॉलिटिक्स भी है। क्यों मैं ये कह रहा हूं? वो इसलिए कह रहा हूं कि हमारी जो वोटिंग पब्लिक है उसमें रफली 50%, 50% हमारी बहनें हैं, आबादी है, और उनको दिस मैसेज इज नॉट लॉस्ट ऑन देम, एंड दिस मैसेज विल बी कन्वेड बाय अस विद इवन ग्रेटर फोर्स। और बाकी जो काम कर रहे हैं, अगर उन्होंने कहा आज हम 2 करोड़ अपनी बहनों को, अपनी दीदियों को लखपति बना देंगे, isn't that a message? So today this speech was very much an inspirational, action oriented, anchored in development and will give। उन्होंने परिवारवाद के बात करते कहा, आज मैं आपको एक बनाना चाहता हूं, देश के 140 करोड़ जो हमारे नागरिक हैं, हमारे बहन भाई, वो मेरे परिवार जन हैं। ये पहली बार ही मैंने ये शब्द सुना, एंड टू मी इट मेक्स अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट, टू मी इट इज टोटली इंस्पिरेशनल। नहीं, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हम खुद भी कुछ देर के लिए तो हमें ये समझ नहीं आया परिवारजन, और फिर इस बात का एहसास हुआ कि उन्होंने 140 करोड़ की आबादी को अपने परिवार का हिस्सा बना दिया है। परिवारवाद क्विट इंडिया, भ्रष्टाचार क्विट इंडिया, ये जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए हैं, आपको लगता है कि तुष्टीकरण क्विट इंडिया, ये वो 3 चीजें हैं जिनको क्विट इंडिया का हुक्म जो है आप लोगों की तरफ से आ चुका है। क्या ये मुमकिन होगा और कैसे? कोई रोड मैप? देखिए, उन्होंने ये भी कहा रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म, इंस्टेड ऑफ पुराना जो भ्रष्टाचार, परिवारवाद और ये जो प्रिवेलिंग फिलॉसफी है। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, आपने मुझे मौका दिया आज, और मैं समझता हूं कि आने वाले समय में हमें और मौके मिलेंगे, और मैं आपके सामने जो मेरी 330 की
असेसमेंट या प्रिडिक्शन है 330 उस पे भी बातचीत करने का आप मुझे मौका दें। इसको मैं हरदीप जी आज रिकॉर्ड करके रख रही हूं, और जब हम दोबारा मुलाकात करेंगे, उससे पहले कई मुलाकातें होंगी, लेकिन जब ये 2024 का फैसला आएगा, जनमत आएगा, तब एक बार फिर से आपके सामने मुखातिब होंगे 330 के इस आंकड़े के साथ। हरदीप जी बहुत बहुत शुक्रिया भारत 24 से बातचीत करने के लिए।